गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चे। नैना गुड मॉर्निंग। हिमांशी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका टाइम चेंज हो गया है पीरियड का ना। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून। सॉरी। आफ्टरनून मैम। हाँ जी ये टाइम चेंज हो गया ना टाइम टेबल में। अब आपका पीरियड होगा 12 बजे। ठीक है। यस मैम। पहले 11 बजे होता था है ना। तो अब ये 12 बजे होया करेगा। ठीक है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं होगा मुझे लगता है। हो सकता है मैम। हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को ये होगा कि 11 बजे थी क्लास। कईयों को लग रहा होगा शायद। टाइम टेबल खोल के नहीं देखा होगा तभी बच्चे आज क्लास में जो है वेट कर रहे होंगे। मैंने चैप्टर कराना था बाकी। कुछ और बच्चे वेट करते हैं फिर हम रीडिंग करनी शुरू करते हैं। ठीक है इस चैप्टर। ओके मैम। आप खोल लीजिए पेज नंबर 62 प्रेमचंद के फटे जूते। ये रीड कर रहे थे हम। हाँ जी अब ये हम रीड करेंगे साथ में। हाँ जी चलिए रीड करते हैं दिवांशी। चलिए रीड कीजिए फिर आप। दिवांशी। ओके मैम। हाँ जी यहाँ से रीड करो। ये है कैसा आदमी है। हाँ जी यहाँ से शुरू करो। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक, जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाया करते हैं दिखाई और दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। हाँ तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने से मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां। हाँ एक मिनट। हाँ 2500 टोपियां न्योछावर होती है।
तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विंड बना मुझे मुझे इतनी तीव्रता तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी हाँ जितनी आज चुभ रही है। मैं अब जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार कथाकार हाँ कथाकार उपन्यास सम्राट युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हाँ जी, अब इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो कि ये एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते में फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। ठीक है, फोटो ही खिंचाना है तो ठीक जूते पहन लेते। इसका मतलब है कि लोग जूते पहनने के लिए क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, मतलब मांग के फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग सकते थे, लेकिन प्रेमचंद है जो उन्होंने जूते जो है नहीं पहने किसी से मांग कर। उन्होंने फटे हुए थे तो फटे हुए ही पहने। बेटे 1 मिनट रुकना। अभी चलो मेरी क्लास चल रही है। हाँ जी बेटे, फिर है कि लोग जो है जूते जो है मांग करके फोटो खिंचाते हैं, लेकिन जो प्रेमचंद है उन्होंने किसी से जूते नहीं मांगे और पत्नी का आग्रह रहा होगा तो फोटो खिंचाने आ गए। ठीक है, लेकिन वो कहती है ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर के क्लेश को, मतलब तुम्हारे अंदर के दुख को समझता हूँ और रो पढ़ने का दिल करता है। हरिशंकर परसाई जी जो लेखक हैं वो प्रेमचंद के बारे में बता रहे हैं। तुम्हारी आंखों में कहते हैं एक बहुत बड़ा दर्द दिखाई देता है मुझे। क्या तुम फोटो का महत्व नहीं समझते? क्या तुम्हें पता नहीं कि फोटो कैसे खिंचानी है? ठीक है, लोग फिर फोटो खिंचाने के लिए तो जूते भी मांग लेते हैं और मांगने के कोट से भर दिखाई करते हैं। मतलब कोट मांग लेते हैं किसी का पहनने के लिए और भर दिखाई, मतलब लड़का देखने जब जाते हैं उसको कहते हैं बर दिखाई करते हैं। बर वधू होता है ना, तो बर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मोटर मांग करके क्या करते हैं, शादी में बारात में लेके जाते हैं किसी की मोटर मांग करके। फिर वो कहता है हंसते हुए, कहता है कि फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी भी मांग ली जाती है और तुम क्या फोटो का महत्व नहीं समझते? लोग तो इत्र लगा करके फोटो खिंचाते हैं कि हमारी फोटो से खुशबू आए। मतलब लोग इतने ज्यादा फोटो खिंचाने को महत्व देते हैं। ठीक है, हाँ जी, आपको समझ आ रहा है बेटे सबको? दिवांशी, काजल, खुशप्रीत, नैना? Yes, जी ma'am. मैम। हाँ जी, पढ़े ma'am. हाँ आगे बढ़े। फिर वो कहते हैं कि Yes, टोपी, ma'am. हाँ टोपी तो 8 आने में मिल जाती है। उस जमाने में जूते 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे, क्योंकि जो प्रेमचंद थे उनकी हालत बहुत ज्यादा मतलब नाजुक थी, बहुत ज्यादा गरीब थे वो, उनके पास ज्यादा वो नहीं था, सहूलतें नहीं थी। ठीक है, तो गरीबी में ही उन्होंने अपना गुजारा किया। बहुत बड़े लेखक थे।
फिर वो कहते हैं कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, जूते उस समय 50 रुपए 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। और जो जूता है हमेशा टोपी से कीमती है, जूता क्या रहा, टोपी से बहुत ज्यादा कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, एक जूते के पर 50 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो, मतलब तुम्हें भी टोपी और जूते में फर्क नहीं पता चल रहा, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है जिसमें जो है जूतों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जूते, यह विडंबना है कि मुझे तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, मतलब तुम्हारी हालत देख करके मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मेरे को ये बात बहुत चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। फिर कहती है कि तुम क्या थे, एक महान कथाकार, बहुत बड़े लेखक हैं ये, उपन्यास सम्राट, इन्होंने बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास मतलब होता है कि पूरी जीवनी किसी व्यक्ति की, कथाकार मतलब कहानी लिखने वाला, युग प्रवर्तक, जिन्होंने एक युग को पूरा बदल दिया अपनी साहित्य से, अपने किताबों से, अपने तरीकों से। जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, फोटो में भी क्या है, तुमने अपनी असलियत को नहीं छुपाया। प्रेमचंद जो थे बहुत बड़े क्या थे, बहुत बड़े लेखक थे, और उनमें उन्होंने बहुत सारे जो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उनके ऊपर लिखा, कहानियां लिखी, समाज में जो असहाय लोग थे उनकी बातों के ऊपर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वैसे तो मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली, पर अंगूठे के नीचे का तला फटा हुआ है, अंगूठा जमीन से घिसता है और मिट्टी की रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिसा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, इसका क्या मतलब है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे का महत्व नहीं जानते, इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी असलियत को छुपा लेते हैं पर्दा करके, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं, कुछ नहीं होता उनके, ना संस्कार होती है, ना उनके पास जो है ना उनके पास संस्कार होती है, ना उनके पास अच्छी अच्छी जो है किसी के लिए भावना होती है। तो ऐसे लोग वो अपनी बातों को पर्दे से छुपाते हैं और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जो वर्ड्स है मैंने, आप भी अंडरलाइन कर लो पहले, जो मैंने अभी करवाए हैं ये, आई थिंक इस पेज पे कराए थे, हाँ ये इस पेज के जो हमने पढ़ा है, कर लीजिए आप भी, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए इसको, फिर गलतियां नहीं होती। इनको अंडरलाइन कर लो। हाँ जी, यहाँ से भी कर लो, लहूलुहान, अंगूठे, सुरक्षित, ये नीचे भी है एक, कुर्बान। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं, अगला पेज, सॉरी, चलिए अब कौन पढ़ेगा, दिवांशी के बाद। हाँ जी, कौन पढ़ेगा, काजल आप पढ़ोगी, काजल यस मैम। पहले ये वर्ड्स को अंडरलाइन यस मैम। कर लीजिए, हाँ फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तुम फट जूता बड़े ठाट, एक मैं ऐसे मिनट, नहीं पहन सकती, फोटो तो जिंदगी भर चाहूं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप। यह तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान स्पष्ट करती है, क्या मतलब है इसी मुस्कान है यह, क्या होरी का हो गया कि पूस की रात में हल्कों
खेत चर गई। क्या सुजान भग का लड़का मर गया क्योंकि क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? मुझे लगता है माथो औरत के कफन के चंदे की पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा दांव फिर देखता हूँ कैसे फट है। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत करते हैं कि बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर आते जूता फटा नहीं है, घिस जाता है। कुबन का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, जात पनहइये घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। इसका मतलब क्या है? आवाज जात नहीं और है घिस गई। ऐसा एक मिनट रुको देने बेटे, वालों के लिए कहा था, रुको जिनके बेटे, रुको। दुख उपजत है तिनको करबो हम। काजल एक मिनट। चलने से जूता घिसता है, फटता काजल, नहीं। तुम्हारा काजल, कैसे फट गया? मुझे लगता काजल, है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर काजल, मारते रहे हो। काजल, कोई चीज रुकिए बेटा, रुकिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा जूता जो है तुमने जूता बड़े ठाट से पहना है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, ठीक है। तुम्हारी ये मुस्कान है जो मेरे हौसले पस्त पस्त करती है, मतलब मुझे हरा रही है तुम्हारी ये मुस्कान। फिर वो कहता है कि ये कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान है? ठीक है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? मतलब पूस की रात एक नावल है, उसमें ही होरी का गोदान भी एक नावल है, उसकी बात कर रहा है। क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया है? ठीक है, इसका मतलब है कि जो सुजान भगत है वो भी एक कहानी है। नीलगाय जो है, पूस की रात, होरी का गोदान, ये सारी तीन उनकी कहानियां हैं, उसकी बात कर रही हैं। कहते क्या डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? इसी तरह से माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो ये सारी लाइनें हैं जो इनकी कहानियां जो लिखी हैं उसके बारे में है। तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, मेरी जनता के लेखक क्या बहुत टक्कर काटते रहे। इसका मतलब क्या है कि जो हरिशंकर परसाई हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि जो बहुत सीधे साधे हैं, उनकी जिंदगी में काफी सारे जो हैं मुसीबतें आई, कठिनाइयां आई, उन्होंने अपना उसमें बचपन बिताया है। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, मेरी जनता के लेखक। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए तुम दूर दूर मील तक जाते थे? मतलब कि तुम चुप कर जाते थे कि बनिया मुझे आवाज ना लगा ले तो दूसरी गली से जाते थे? ऐसा चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास हैं जो, वो भी अकबर के दरबार में आए थे फतेहपुर सीकरी जाने के लिए, ठीक है। तो उनको भी बड़ा पछतावा हुआ था। अब ये उसकी बात हो रही है। आवत जात तो नहीं आ घिस गई, मतलब आने जाने में ही पूरा जूता घिस गया। बिसर गयो हरि नाम, जो हरि का नाम है वो क्या हो गया? बिसर गया, भूल गया, ठीक है। अब इसके वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, इनके वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए बेटे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अंडरलाइन कर लो वर्ड्स को जो मैंने बताए हैं, इनको सभी बच्चे कर लो और लिख लो इनको साथ साथ। मुस्कान, मुस्कान ऐसे लिखना है। बनिए, लिखो बेटे, इनको वर्ड्स को लिखो।
इसके आगे का अब हम करते हैं, थोड़ा सा रह गया। हाँ जी, आगे कौन पढ़ेगा ऐसे? और खुशप्रीत आप पढ़ोगे? तो मैं पढ़ूं? हाँ जी, कौन? दिवांशी? नैना। नैना? हाँ पढ़ लो, हाँ जी। पढ़ो। ओके मैम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। जिनको चलने से देखने जूता। से, रुको नैना, जिनको देखने से ओके। ये हमें दुख होता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? दूर से ही सलाम कर देना चाहिए, ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आगे। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। पढ़ो आगे। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। हाँ, टीलों मतलब कि से तुमने समझौता भी तो। किसी, हाँ, सखत चीज से मारकर तुमने अपना जूता फाड़ा है, तुम किसी दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे। पढ़ो आगे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर, घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाप की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाप की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए हैं, तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरकार बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है। उंगली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। हाँ जी, अब ये चैप्टर हाँ। हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ। ठीक है, कल हम इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, जिसने कर लिए उसने भी दोबारा करने हैं, और सारे क्वेश्चन आंसर हमने लर्न करने हैं और दोबारा से लिखने हैं। ठीक है बेटे, तो जिनको टाइम टेबल नहीं पता उनको बता देना, टाइम टेबल चेंज हो गया, अब तुम्हारी क्लास 12 बजे हुआ करेगी। ठीक है, और जो है सब बच्चों को बता दो कि क्लास का टाइम चेंज हो गया। तो कल हम इसके वो करेंगे, प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। कठिन शब्द और शब्द अर्थ आप कर लेना। ठीक है बच्चे? हाँ जी, बोलिए। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, आंसर दे दिया करो ताकि पता चले कि हाँ आपको पता लग गया। कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपने लिख लेने हैं, दोबारा से करने हैं जिसने भी कर लिए हैं, लेकिन अब दोबारा से सब बच्चों ने करने हैं। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास।